बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के बारे में बात होगी, पाकिस्तान में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान में तमाम तर पोलिंग स्टेशंस की तफसीलात के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रिया सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरीके सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात, जमीयत उलमा इस्लाम फे IPP के मुतालबात के ऊपर भी बातचीत होगी। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करनी है फ़लस्तीन के हवाले से, सबसे पहले बात करनी है गज़ा के हवाले से, सबसे पहले बात करनी है इंसानियत के हवाले से, सबसे पहले बात करनी है उन बच्चों के हवाले से जो अपना मुस्तकबिल नहीं देख पाएंगे, सबसे पहले बात करनी है उस खून आलूद शामों के हवाले से जो इस वक्त फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर बीत रही हैं, कि जिन्हें यह पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हारे लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा, जिन लोगों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हारी हिफाजत करने वालों को मार दिया जाएगा, जिन लोगों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हारी हिमायत करने वालों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा, और उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो कौन कर रहा है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब कभी जुल्म को देखो तो 3 तरीकों से उसके खिलाफ जिहाद करो। पहला हाथ से, दूसरा कलम से, तीसरा ज़बान से, चौथा दिल में उसे मुर्दा जानो, और ये ईमान की कमज़ोर तरीन हालत है। तो हम किस किस्म का जिहाद कर रहे हैं, हम किस किस्म की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं? क्या हमारी ज़बानें गुंग हो चुकी हैं, हमारी आंखें पत्थर हो चुकी हैं, हमें वो आहें और सिसकियां सुनाई नहीं दे रही, या हम सुनना नहीं चाह रहे? फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए हमें किस हद तक कोशिश करनी है और उसके लिए इरादा क्या करना है? इसी से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, इस वक्त मजबूर पे फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 8000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। ये जो बिलक रही है अवाम, जो कह रही है कि मुस्लिम उम्मा को हमारे जनाजे ना पढ़ो, हम तो ज़िंदा हैं, तुम मुर्दा हो चुके हो, तो उनके इस पैगाम को हम किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। हम मुर्दा हो चुके हैं, हम कल्चर फेस्टिवल में पड़े हैं, हम इलेक्शन जीतने हारने पे पड़े हैं, हम जोड़ तोड़ पे पड़े हैं। किधर गई हमारे अंदर की इंसानियत? किधर गई वो तमाम आलम इस्लाम की वो कुव्वतें जो इकट्ठी हो जाएं तो इसराइल क्या कोई भी दुनिया का मुल्क मुसलमानों पे जुल्म नहीं कर सकता। यासिर साहब, आपने 8000 तादाद बताई है, तादाद 20,000 से जायद है। 8000 लाशें वो हैं जो सामने आ गई, 8000 शहीद वो हैं जो सामने आ गए, जो मलबे के ढेर के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी अभी तक इल्म नहीं हो सका, जहां तक कोई पहुंच नहीं सका, उनको कौन देखेगा? मुझे एक बात बताएं, जमात इस्लामी इस्लामाबाद में एहतजाज करती है, रास्ता रोक दिया जाता है, क्या उसे एहतजाज का इतना हक भी नहीं है कि वह अपना एहतजाज वहां रिकॉर्ड करवाए जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दुश्मनों को, जो बमबारी करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर तो एहतजाज हो रहा है, गैर मुस्लिम एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम। और हमारे साथ क्या है? हमारे, मुझे बताएं ना, हमारे इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं? रोज़ाना एक बयान आ जाता है कि जनाब जंग बंदी होनी चाहिए, जनाब जुल्म होना चाहिए, और इससे आगे भी बढ़ो। इससे आगे किस तरह बढ़ोगे? क्या कोई वाकई वो ठीक कहते हैं कि हम जिंदा हैं, तुम मुर्दा हो? हम सब मुर्दा हो चुके हैं, हम सब मुर्दा हो चुके हैं। इसलिए मुर्दा हो चुके हैं कि हम एक जुल्म होता देखते हैं, जब उन बच्चों की लाशें देखते हैं, जब उन बच्चों के लाशें पड़े हुए देखते हैं, जब वहां पे सैकड़ों की तादाद में कफन पे लपेटी हुई लाशें देखते हैं, जब वहां पर नौजवानों से लेकर बूढ़े तक शख्स जो है उनको मरते हुए देखते हैं, जब वहां पर प्यास से बिलखते हुए बच्चे देखते हैं, जब वहां पर अस्पतालों में बमबारी देखते हैं, तो फिर हमारे ईमान का जो सबसे कमजोर हिस्सा है ना, हम उसको भी इस्तेमाल नहीं करते, हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। यासिर साहब, कभी कोई गौर करे, ये हम पे सवाल नहीं है तो क्या है? मुझे एक बात बता दें, रसूल पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस मुंह से हम जाएंगे, किस तरह हम जाएंगे, क्या माल लेके जाएंगे। हम तो इस यकीन पे ज़िंदा हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें हासिल है, हम बख्शे जाएंगे तमाम तर गलतियों कोताहियों के बावजूद, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत में लेके जाना है। लेकिन जब ये हालात होंगे, जब पूछा जाएगा कि यासर तुम बोल सकते थे, राना अजीम तुम बोल सकते थे, तुम कुछ कर सकते थे, क्या किया, तो क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? यासर अच्छा किया आपने, आज आपने आगाज़ किया, हमें आगाज़ करना होगा, हमें क्या पूरे आलम इस्लाम को इस पर बोलना होगा, इस आवाज़ को आगे लेकर जाना होगा। लगा दे पाबंदी कि फेसबुक पे आप अगर ये नाम लेंगे तो पाबंदी लग जाएगी, फलां जगह पे नाम लेंगे पाबंदी लग जाएगी, लग जाए पाबंदी। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, उस फ़र्ज़ को जो आलम इस्लाम का फ़र्ज़ है। हमने उन मज़लूम बच्चों की आवाज़ बनना है। हम हथियार तो नहीं उठा सकते, लेकिन दुआ के लिए हाथ तो उठा सकते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ तो उठा सकते हैं, उनके लिए किसी की गैरत तो जगा सकते हैं कि यह भी नहीं कर सकते, ये हमें करना होगा। क्या वक्त आ गया है कि वहां के लोग रशिया में जा रहे हैं वहां से इमदाद लेने के लिए, उनके आगे दरखास्त कर रहे हैं। हमारे मुल्क कहाँ हैं, हमारे इस्लामी ममालिक कहाँ हैं, हमारे इस्लामी ममालिक की तंजीमें कहाँ खड़ी हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हमने क्यों नहीं अभी तक एक दिन इस पाकिस्तान में भी ऐलान होना चाहिए कि आज का दिन फ़लस्तीनियों के लिए है, आइए निकलिए, फ़लस्तीन के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए निकलिए बाहर। आज सिर्फ परचम जो होगा फ़लस्तीन का उठाया जाएगा। आज पूरी दुनिया में यह पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, यह पैगाम जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, इस सवाल का जवाब चाहते हैं। फिर वो क्यों ना कहें कि हम जिंदा हैं, आप मुर्दा हैं। यासर शहर दर शहर घर चलाए गए, यूं भी जश्न तरफ मनाए गए। एक तरफ झूमकर बहार आई और एक तरफ आशियाने जलाए गए। क्या कहूँ किस तरह सरे बाजार मासूम बच्चों के लाशें उठाए गए। आप देखें ना टिकटॉक पे किस तरह बागैरत में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, फिर आप कहते हैं कि कह रहे वो औरतें जो फ़लस्तीनियों की नकल उतार रही हैं, कभी पानी नहीं कभी कुछ नहीं, और टिकटॉक बना रही हैं। क्या उसके मुकाबले में हमारे मुसलमान चुप हैं? क्या वो तमाम हकूक़ इंसानी की तंजीमें जो हैं उन्हें नज़र नहीं आता? इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तो ये बात होती है, आलमी इदारा सेहत कहता है हमारे बंदे मार दिए गए, बाकी कह रहे हैं पूरा मीडिया के लोग वहां मार दिए गए, लेकिन इस पर इंसानी हकूक, इस पर दीगर तंजीमें कहां गए? वो यूरोपीय यूनियन कहां गए? बाकी लोग क्यों नहीं इस पे बात करते? खुली किरदार के ऊपर बात करने के लिए दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाब हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। ब्रिगेडियर साहब, बतौर मुस्लिम उम्मा के किरदार, बतौर दुनिया के किरदार, इंसानी हुकूक की अलंबरदार ये तमाम तर तंजीमें, ये तमाम तर ममालिक जिन्हें यूक्रेन के अंदर तो बर्बरियत होती दिखाई दे रही थी, जिन्हें तमाम तर यूरोपीय यूनियन के हुकूक तो दिखाई देते हैं, लेकिन गज़ा में होने वाली बमबारी दिखाई नहीं देती। ये जो काली पट्टी है, इस पट्टी को आंखों से कैसे उतारा जा सकता है? देखें, बात वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये आज की बात नहीं है। जो कुछ इराक में हुआ, जो लीबिया में हुआ, जो सीरिया में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, इससे पहले आपके सामने कई ममालिक में हुआ। बात यह है कि ये हमारी अपनी कमज़ोरी है। अगर हम मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म हमारे पास ओआईसी का है भी, लेकिन वहाँ भी कंट्रोवर्सीज हैं, सिर्फ बातों से मसला हल नहीं होता। यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ, और इसके लिए मेरे ख्याल में आज का दिन पूरी आलमी अक़वाम को फैसला करना चाहिए, खास मुसलमान मुल्कों को, लेट्स बिकम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रेकन विद। उसके लिए आपको अपनी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़, अपने बैंक, अपनी मिलिट्री हार्डवेयर, अपनी तमाम टेक्नोलॉजी, हर चीज़ को बिल्ड करना है। इतने रिसोर्सेज हैं मुसलमान मुल्कों में, लेकिन बात यह है कि वी डोंट हैव यूनिटी। उनको ने हमें डिवाइड किया हुआ है। ईरान और सऊदी अरब को, मिडल ईस्ट को लड़ाया हुआ, शिया सुन्नी की लड़ाई की हुई, हर जगह डिवाइड किया हुआ है, इसलिए
कि इसी वजह से उनकी वॉर मशीनरी भी बिकती है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, आप सोचें कितने ट्रिलियन डॉलर के वेपन हमसे खरीदते हैं सिर्फ ईरान का हवा किया हुआ। तो आई थिंक वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। कश्मीर और पैलेस्टीन के अगर 2 मसाइल हल हो जाएं तो आई थिंक मुल्क में 90% अमन हो जाएगा। जब भी कोई मजलूम होगा वो क्या करेगा? आवाज़ उठाएगा। आवाज़ उठानी बंद नहीं कर सकते। और यही बात पैलेस्टीन में आखिर ये होना था, वाई कांट वी डू, एक बिल्कुल जस्ट कॉज है कि आप 2 नेशन स्टेट क्यों नहीं बनाते। और जबकि आपने पूरी उनकी पूरी पैलेस्टीन में कब्जा किया हुआ है तो कम से कम उनको इतना राइट तो दें कि वो अपनी स्टेट बना लें। हारिस नवाज साहब, आपकी बात दुरुस्त है, हम सोए हुए हैं। बड़ा इराक में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, बाकी जगह पे क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब तो हम जाग गए हैं ना। क्या हमने रोज़े महशर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होंगे तो किस मुंह से हाजिर होंगे? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? कहाँ जागे हैं? मुझे ये बताया ना, अभी भी सो रहे हैं। नहीं सो रहे हैं ना, सो रहे हैं, जागना चाहिए ना। हर साहब देखें, आपका भी आप भी एक पाकिस्तान के वो शख्स हैं जिसके मतलब हम कह सकते हैं कि लड़ सकता है, ये मर सकता है, लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो जगाएं, कब हम जगाएंगे? अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। क्या हम ये इंतजार कर रहे हैं कि अब गजा के बाद किसी और की बारी है? क्या हम ये इंतजार कर रहे हैं कि मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाने का ख्वाब किसी का पूरा हो जाए? हम क्या इंतजार कर रहे हैं? देखें, उन्होंने बड़ा प्लान करके किया है, आप इस बात को समझें। उन्होंने ग्रेटर इसराइल के लिए जो उनका ख्वाब है, पहला स्टेप उन्होंने ले लिया कि दे वांट टू इविक्ट ऑल पैलेस्टीनियंस फ्रॉम पैलेस्टीनियन लैंड्स। और वो चाहते हैं इस हरासमेंट के अंदर इनको शिफ्ट करके ये निकल जाएं, सारे इजिप्ट में, मिस्र में और इन मुल्कों के अंदर चले जाएं। वहाँ जाके जब चले जाएंगे बड़े आराम से ये पूरे पैलेस्टाइन पे कब्जा करेंगे। और एक ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ इनकी नजरें हैं, ये पहला स्टेपिंग स्टोन है। अगर यहाँ पर हम इनको नहीं रोकते हैं और अगर हम पैलेस्टीन को यहाँ से निकलने देते हैं और चले जाते हैं, इट इज़ अ डिजास्टर होगा हमारे लिए। आई थिंक दिस इज़ द टाइम अपने पर्सनल ज़ाती या नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के एक इस्लाम के इंटरेस्ट को लें और इसके लिए मिडिल ईस्ट को सबसे पहले स्टेप लेना है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, ये भी बहुत बड़े टारगेट के ऊपर है। आपको इकोनॉमिक तरक्की क्यों नहीं करने दे रहे हैं? यू मस्ट नो कि आपको सीपैक क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं? बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में क्यों वहाँ पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए? वाई अमेरिकन के वेपन एम्यूनिशन छोड़ के गए हैं? द पर्पज इज कि अगर अफगानिस्तान में ट्रबल रहेगी तो बलूचिस्तान में ट्रबल रहेगी। BLF को वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इंडियन एंड सो एजेंसीज। बलूचिस्तान में ट्रबल रहेगी, इसका मतलब सीपैक हमारा लेट होगा और हम इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे। अगर हम इस्लामिक तरक्की करेंगे तो हम अपने फैसले मुल्की मफादात में करेंगे। ये वो नहीं चाहते हैं। दिस इज़ द थिंग दे आर डूइंग इट। ये बड़ा प्लान्ड उनके तरीका है कि पाकिस्तान को IMF वर्ल्ड बैंक में चुंगल में फंसा के रखें, आपको थोड़ी थोड़ी $400-500 मिलियन की, $1 बिलियन की वो ऑक्सीजन देते रहें, आप बड़े खुश रहें। सो वी हैव टू थिंक एज ए नेशन। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशन के हवाले से अगर हमें सोचना है तो हम आवाज़ बुलंद तो कर सकते हैं, इजहार यकजहती तो कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन जमात इस्लामी के एहतजाज के साथ जिस तरीके से शहर इक़्तिदार में हुआ, उससे क्या पैगाम गया होगा? आई थिंक मैं असल में कराची में नॉट वेरी श्योर कि वहाँ क्या वजह थी, बट अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो और वो उनका हर एक का हक है, बिल्कुल होना चाहिए। और ख़ास आई वुड से कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी शुड जॉइन हैंड्स टुडे। ये चाहे जमात इस्लामी को एक करें या जमात उलमा इस्लाम करे या कोई और पार्टी करे, व्हाई नॉट ऑल टुगेदर शो ऑफ फोर्स। ये इंडिविजुअल हमें नहीं ज़रूरत है। वी से कि तमाम जुमे की नमाज के बाद या चौन टाइम पर पूरी कौम खड़ी हो। आप ये हमें चाहिए कि बताएं कि हम एक जिंदा कौम है, हम जिंदा मुसलमान हैं और हम इसको नॉट ओनली कंडेम करते हैं बल्कि इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। और फिर उसके बाद दुनिया की दो रुख पॉलिसी आप देख लें कि जहाँ पर वो ह्यूमन राइट चैम्पियन की बात करते हैं, हम अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को तकलीफ हो रही है। लेकिन इधर कोई नहीं देख रहा कि कैसे बच्चों को मारा जा रहा है, कैसे औरतों बूढ़ों बच्चों को मारा जा रहा है, उनका खाना पीना बंद किया जा रहा है ताकि वो यहाँ से छोड़ के चले जाएं। और तमाम वेस्टर्न मुल्क जितने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं, या अमेरिकन हैं
यूनाइटेड नेशन को इनफेक्टिव किया, और जनरल असेंबली से करारदाद पास हुई है, बट नोबडी पुश्ड। और किस ढिठाई से वो आके नेतन्याहू, अगर आप देखें तो वो कल था BBC पर और CNN, कैसे वो कह रहा था जी हम तो ये ख़त्म कर देंगे, हमारा फेज स्टार्ट हुई। हार नवाज साहब, ये उनकी ख्वाहिश है, और कोई मुल्क सपोर्ट करे या ना करे, आलम इस्लाम सोया रहे, आलम इस्लाम सुख की बांसुरी बजाता रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इस्राइल का ये मंसूबा कामयाब नहीं होगा। ये मेरा ये ईमान है, और ये ईमान से भी आगे तक नहीं होगा। इसलिए कि शोहदा की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाती। शोहदा की कुर्बानियाँ अगर ज़ाया जाती तो आज हम ना होते। लेकिन एक सवाल जो यासर ने कहा, वो मेरा भी वो सवाल है, आपने भी कहा कि एक जुमे की नमाज के बाद ऐलान तो हुकूमत ने करना है ना, क्यों नहीं किया जा रहा ऐलान? अब कितने इंतज़ार करेंगे हम, कब जाके ऐलान करेंगे? ये एक काम तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, और ये हुकूमत, मैं तो कहता हूँ हुकूमत के ऐलान की जरूरत भी नहीं है। आप सब इकट्ठे हो जाएं, सारी सोसाइटी निकले, कोई नहीं रोकेगा। कैसे रोक सकते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट को? अभी आप कहते हैं जो कल हुआ है इस्लामाबाद में, गिरफ्तारियां नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, आई डोंट नो हाउ इट हैज हैपेंड। कश्मीर और पैलेस्टाइन 2 इशू हैं, अगर ये हल हो जाते हैं तो पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। और ये जान के क्रिएट किया गया, इस मसले को हल नहीं होने देंगे। ये होगा तो कोई एक और इशू निकाल के खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रखने हैं, अपनी वॉर मशीनरी बेचनी है, उन्होंने अपनी वॉर मशीनरी को चलाना है, इसके लिए वो ये काम करते रहेंगे। हम इस्लामिक मुल्कों को, अगर हम क्यों नहीं, जैसे एक उनकी नेटो की फोर्स है, हम अपनी इस्लामिक फोर्स क्यों नहीं बना सकते हैं? इसमें हम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, बैंक बना सकते हैं, सारी मशीनरी वॉर की मशीन। हमारे पास बड़ी अच्छी मैन पावर है, बड़ा स्किल्ड है लेबर हमारे पास है, स्किल्ड लोग, टेक्निकल लोग समझते हैं। IT में हम तरक्की कर सकते हैं। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी ताकत को नहीं मनाएंगे, कोई आपको नहीं बैठने देगा। याद रखिए, यूरोप क्यों इकट्ठा है? क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। अमेरिका क्यों स्ट्रॉन्ग है? चाइना कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया? तो आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना है। इसके लिए अपने फोकस इरादे करें, फोकस अप्रोच करें, फोकस पॉलिसी करें कि जी हमने 5 साल में किस जगह पे जाना है। हमने इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमने कोई कर्जा नहीं लेना, और इसमें पूरी सोसाइटी को साथ लें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑल डूएबल। द ओनली थिंग इज पॉलिटिकल विल और मेंटल रिजर्व, जो हमारे में मिजरेबली मिसिंग है। दिस इज व्हाट इज द रेसिपी फॉर पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब, आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल ये है कि अब तक जितने ये माइग्रेंट्स वापस भिजवाए गए हैं, डेडलाइन में क्या इजाफा किया जाएगा? दूसरा ये कि दूसरी तरफ वाले इसको किसी और नज़र से देख रहे हैं, वो क्रिकेट को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों के नाम ये मैच जो लोग पाकिस्तान से निकाले गए। अब इस तरह की अगर वो सोच रखते हैं इतने सालों बाद भी, तो वो सोच क्या हमें तब्दील करनी है या हमें सिर्फ इक़दामात ही उठाने? हमें सिंपल है, पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, लाइक ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान। हमने अपने ज़ाती मफादात के बजाय मुल्की मफादात को देखना है, और उसके लिए इलीगल इमिग्रेंट, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वो अफगानिस्तान के हो या किसी और मुल्क के, नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड दे हैव टू लीव। जो इलीगल हैं, जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, और वो जब भी आए थे, हमने उनको अब मुल्क से वापस करने। हमने बहुत मेहमानदारी कर ली और हमने बहुत नुकसान उठा लिया, और हमसाया मुल्क को ये भी एहसास ना हो कि जी हमने आपसे क्या मांगा होगा, कि एक ही चीज़ मांगी कि हमने सरजमीन किसी के खिलाफ, किसी को इस्तेमाल मत करने दें, जो वो नहीं करते हैं। इसलिए हमने अब फैसला किया ये यहाँ से मुल्क पर टेररिज्म करने के लिए, और अगर हमारे इलीगल इमिग्रेंट चले जाएंगे तो हमारी 50% क्राइम रेट बैटरी कम हो जाएगा। ये सुइसाइड बॉम्बर्स, फैसिलिटेटर सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहीं पर ये सारी ब्रीडिंग प्लेस है। सो कौम ने, मुल्क ने डिसाइड किया है, और हमारी हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर हम अमल करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। परसों ख़त्म हो जाएगी डेडलाइन, फर्स्ट तरीके से हम इनके साथ अब इनको पकड़ना शुरू करेंगे, और हमने पूरा अरेंज कर लिए कि कैसे कहाँ रखना है, कैसे उनको वहाँ से मूव करना है, क्या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, किस रास्ते से भेजना है, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी है, खाने पीने का क्या करना है, हाइजीन का क्या अरेंजमेंट करना है, मेडिकल का क्या करना है, एवरीथिंग में हमने 2-3 दिन में फाइनल कर ली है। नाउ वी हैव टू गो फॉर इट। नादरों को भी, उसके पुलिस, स्पेशल ब्रांच,
रेंजर्स और डिप्टी कमिश्नर सबकी टीमें बनी हुई हैं। दे विल कैरी आउट वन विंडो ऑपरेशन और बेस कैंप में आके उनको दोबारा वेरिफिकेशन के बाद भेज दिया जाएगा। इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अभी भी हम यही कह रहे हैं, आपके समझते थे तमाम जो यहाँ पर गैर मुल्की तारकिन ने बताने कि जी आप वॉलंटरली चले जाएं, अपना सामान भी ले जाएं, अपना पैसा भी ले जाएं, बट नॉट डॉलर्स, नॉट फॉरेन करेंसी, अफगानी रुपीज़ में आप जो ले जाना चाहते ले जाएं, क्योंकि पहले के बाद फिर ये भी आपका जब्त होगा और आपको भेजा जाएगा 50,000 अफगानी किस टाइम के काबिल जो इतने पैसे बनते हैं वो आप ले जा सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज द लॉ ऑफ द लैंड नाउ और वी हैव टू ओवर एंड शेयर दिस। ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब है कि 1 नवंबर से आगे एक दिन भी नहीं दिया जाएगा? 1 नवंबर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। दैट इज वेरी क्लियर। तो अब के जाने में और आपके भिजवाने में फर्क क्या होगा? अभी जा रहे थे तो हमने कहा था जो सामान ले जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन पहले के बाद जाएंगे तो सारा सामान इनका जब्त, उसके बाद जो इनका बैंक प्रॉपर्टी ऑल फ्रीज एंड दे विल हैव टू गो विद 50,000 अफगानी अगर इनके पास हैं। दैट इज द थिंग दे कैन कैरी इट। हमने बहुत कोशिश की है कि 1 महीने में ये खुद वॉलंटरली चले जाएं, लेकिन दे टेकिंग इट। और अभी भी आप देखेंगे जब क्रिकेट मैच हुआ था तो किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, खाना पीना रहना पाकिस्तान और पाकिस्तान दुश्मनी करना। आई थिंक इसके अलावा भी अब हमने बहुत मेहमानदारी की है। जो 1.4 मिलियन अफगान रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज हैं वो हमारे मेहमान रहेंगे, नादरा के रजिस्टर्ड हैं वो भी रहेंगे, उनका बिल्कुल कुछ नहीं करे, वो मेहमान है हमारे। लेकिन इलीगल जो है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फेज़ 1 में जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हम उनको पहले निकाल रहे हैं, फेज़ 2 में फिर जिनकी प्रॉपर्टी है जो यहाँ टक्ड इन है उनको हम निकालेंगे, और जो उनको पनाह देगा जिसके पास वो रहेंगे उनके खिलाफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त देने के लिए। राना साहब, आप जो बात कर रहे थे कि आपका ईमान है, सभी का ईमान है कि कोई भी ना उठे कोई भी ना जाए, लेकिन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों को नहीं निकाला जा सकता और इज़राइल कब्ज़ा नहीं कर सकता। आपकी इसी सोच से मुताबिकत रखते हुए नज़्म के कुछ आ रहे हैं कि आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, प्यास कहती है कि रेत नचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे, अब अबाबीलों की मानिंद हम आएंगे, ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे। ये वो मेरे ख्याल से फ़लस्तीनियों की पुकार है जो ये समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा अगर ना भी आए तो हम ही काफ़ी हैं। मेरी ना पे बात हुई है एक सीनियर सहाफ़ी से, हमारा ये फिगर, उसने जो चीज़ें बताई हैं ना यासर, खुदा की कसम उसके बाद नींद नहीं आ सकी। उसके बाद सोचते रहे हैं कि यार ये हो गया। उसने कहा है कि कम से कम 2000 लाशें ऐसी हैं जिनके जिस्म के हिस्से टुकड़ों में बट चुके हैं, टुकड़ों में। उसने कहा जो इनके हाथ आए इन जालिमों के, उनके जिस्म में इस तरीके से सुराख किए गए हैं, फिर उनकी लाशें इस तरीके से फेंकी गई हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी चंगेज़ खान या हलाकू खान भी ये नहीं कर सकता था जो जुल्म इन्होंने किया है। और हम बजाय बस सुख की बांसुरी, बस हम कुछ ना करें, सुख की बांसुरी बजाएं, रोज़ाना एक प्रेस रिलीज जारी कर दें आप पूरे आलम इस्लाम के जो ममालिक हैं, बस इतना ही है। अपने किरदार का तयन करना होगा, गिरवानों में झांकना होगा, एहतसाब खुद का कीजिए, दुनिया आपको मुख्तलिफ दिखाई देगी और आपको पता चलेगा कि किस नहज पे आप खड़े हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सियासी मंजरनामे के ऊपर बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल सियासत की पाकिस्तान के अंदर देखी जाए तो पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक इस बात के ऊपर है कि जिस तरीके से मियां साहब को ट्रीट किया जा रहा है, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि वो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और सोच रही है, वो हमारे ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाना चाहती है।
जमीयत उलमा इस्लाम फे से पूछा जाए तो उनके नज़दीक ये है कि मियाँ साहब जब वापस आए जलसा करने के बाद उन्हें कानूनी मामलात का सामना करना था, तो अभी वो कानूनी मामलात का सामना करने में लग गए हैं। कुछ दिन के बाद जब वो मुलाकात के लिए कहेंगे, मुलाकात कोई होगी या कोई पैगाम पहुँचाएँगे, तो उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम अपनी समत का तयन करेगी कि उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत में मैदान में उतरना है या मुखालिफत में उतरना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या किसी के साथ मैदान में उतरना चाहती है या नहीं, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात देखे जाएँ, आपको किस हद तक वो जायज़ लगते हैं या किस हद तक नाजायज़ लगता है? अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने है, मुझे ये बताइए कि मैं खुद बैठा था जब असम्बली में बिलावल ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के ज़्यादा वज़ीर आज़म हैं बनिस्बत नून लीग के, तो इतने तो हम उनके करीब हैं। मुझे तो अभी तक हमारा अलायंस रहा है, अभी थोड़े दिनों की बात है, और 16 महीने मिलजुल के काम हुआ। वो वज़ीर ख़ारजा थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। मुझे तोफ़ात की, अब देखिए ना, क्या हम तो उनके साथ चलना चाहते हैं, और मियाँ साहब ने आते ही कहा कि मैं तमाम लीडरों को टेलीफोन पे बात करूंगा और उनके साथ मिलजुल के हम, और किसी के ख़िलाफ़ मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ या कोई बदले की बात नहीं है, और हम चाहते हैं कि तमाम इदारों से भी मिल के काम किया जाए, और तमाम जो सतून हैं रियासत के उनसे भी तावन किया जाए। तो मिलजुल मियाँ साहब तो सबको इस मौके पे, क्योंकि एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा हमें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और हमें मिल गई है। अभी तो देखिए ना, मियाँ साहब ने अपने आप को सरेंडर किया कोर्ट्स में आते ही, को यही कहते थे कि मियाँ साहब सरेंडर करें अब कोर्ट में। अब नैब ने उनको कहा कि ठीक है, आप हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप इनको बेल दे देते हैं या तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, या इनको कोई जो कुछ दिनों के लिए आप इजाज़त दे देते हैं कि जलसा कर लें या जलसे का, शेख साहब जलसे का किसी ने तो नहीं है। जलसे का तो किसी ने नहीं कहा, ना मीटिंग का किसी ने कहा। मुझे बता दें किसी जगह किसी ने कहा ये? नहीं कहा, पर उनको पता तो था कि जलसा ही करने आ रहे हैं। जलसा तो बड़े दिनों से तय था ना। तो जब कोर्ट में अपीयर हुए तो नैब ने ये कहा ना कि बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल यही तो लोग कह रहे हैं शेख साहब, यही तो एक सवाल है कि और किसी के लिए नैब 6-6 दफ़ा बुलाया जाए, आती नहीं। यहाँ पर तो बुलाए बगैर भी नैब आ गई। आ गई, लेकिन इससे पहले भी तो आप देख लीजिए ना कि कोर्ट्स में क्या होता रहा। यही हुआ ना कि ये आप उस चीज का बदला ले रहे हैं। पीटीआई के नहीं बदला नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ देखिए ना, ये किसके हम क्या कोर्ट्स की बात को तो मानते हैं ना सब। खुद तो पीटीआई और तमाम जमातें यही कहती हैं जो फैसला होगा अदलिया से वही सब माना जाएगा। तो इसमें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा हमें बहस करनी भी नहीं चाहिए। अलाउ करें, सबको अलाउ करें। जो भी किसी कन्विक्ट है उसको अलाउ ना करें, जो कन्विक्ट नहीं है उन सबको अलाउ करें, और इलेक्शन सब मिलजुल के लड़े। सबको इजाज़त होनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि अब सबका कंसेंसस बन रहा है। पीटीआई ये यूआई के फजल रहमान साहब ने भी यही कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा मुखालिफ जो है वो जेल में हो और मैं जलसे कर रहा हूँ, ये उन्होंने भी कहा है। तो जो भी कन्विक्ट है ना उसका तो कोई इजाज़त नहीं है, कोई भी हो। और जो कन्विक्ट नहीं है उन सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए फेयरली। अच्छा शेख साहब, आप क्या समझते हैं मियाँ साहब को अगर अदालत उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं करती तो फिर सेकंड आपका उम्मीदवार कौन होगा, यानी कवरिंग उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन होगा? देखिए, ये इसमें तो पार्टी ने फैसला करना होता है ना, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। जो भी फैसला होगा है उसके लिए मीटिंग होगी बाकायदा, और मीटिंग में उसका डिसीजन होगा। वैसे पार्टी के प्रेसिडेंट मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो आपको पता है, और हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पार्टी के लीडर हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कैंडिडेट कौन होगा ऑफिशियली ये तो मीटिंग के बाद तय होता है ना जी। अच्छा शेख साहब, क्या पहले भी कभी मीटिंग में ये चीज़ें तय हुई हैं? आपने खुद हमारे प्रोग्राम में कहा है हम तो थक गए हैं कि मीटिंग्स कोई हो उसमें हमसे राय ली जाए और राय हम दें, लेकिन मीटिंग्स होती नहीं। तो अब मीटिंग्स होंगी? ये तो मैंने अक्सर आपसे कहा कि मीटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा मीटिंग होनी चाहिए।
ये जो लीडर होता है ना, ये तो एक तयशुदा बात है कि प्रेसिडेंट है पार्टी का, एक हमारे सुप्रीमो लीडर हैं, तो ये कोई इसमें तो कोई दो राय किसी को भी इख्तलाफ नहीं है ना, यूनानिमस है ये। मैं जो मीटिंग की आपसे बात करता रहा हूँ ना, वो मामलात में जो मुख्तलिफ जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है वहाँ पे मीटिंग करके सबका राय लेनी चाहिए और कंसेंसस बनाना चाहिए। मैं अक्सर ये और बहुत ज़रूरी है ऐसी मीटिंग का होना, उनमें तमाम इन पॉइंट्स को इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है ना जब ये तमाम चीज़ें थ्रेड बेयर डिस्कस हो, हर एक का डिफरेंट ओपिनियन हो, अगर किसी का है तो उसमें मुख्तलिफ राय अपनी अपनी राय दे सके कोई। बाकी ये जो लीडर है ना, ये तो तयशुदा बात है, सब ने यूनानिमसली चुना है। हमारे सुप्रीमो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, और ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और पार्टी के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया अभी रिसेंटली हमने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। शेख साहब, जिस तरह रवैया रवा रखा गया है शाहिद खकान अब्बासी साहब के साथ, उनको एतराज़ात तो बहुत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से चौधरी निसार साहब अलहदा हो गए, कोई मनाने भी नहीं गया, शाहिद खकान अब्बासी अलहदा हो जाएंगे, क्या कोई मनाने जाने की फ़ुर्सत उसे मिलेगी, या फिर यूं ही जो आपके ज़ेर सियासतदान हैं, पुराने जानिसार हैं, वो अलहदा होते रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी को? चौधरी, ये अभी शाहिद खकान अब्बासी साहब लंदन में जाके मियाँ साहब से तफसील से मीटिंग करके आए हैं। मैं नहीं समझता कि वो अलहदा हो रहे हैं, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि ये वक्त नहीं है, इस वक्त इलेक्शनों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और कोई पहले कोई ना कोई एक जो है ना अपना बना लें कि इलेक्शन के बाद किस तरह मुल्क को आगे बढ़ाया जाएगा। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसमें देखिए ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए। बाकी मैं नहीं समझता कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, और अलग अलग होंगे तो उनको बिल्कुल कोशिश हम करेंगे कि वो पार्टी में रहे। हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, हाथुल इम्कान सबकी कोशिश होगी कि वो पार्टी में रहें और मिलजुल के हमारी राय यही है। हम तो दूसरी पार्टी के लोगों को भी साथ रखना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों को, उनको भी साथ मिला के। आपने देखा कि 13 पार्टियां 16 महीने इकट्ठी रही, कोई भी किसी ने नहीं सोचा ना अलग होने का। तो हमारी अपनी पार्टी का तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई हट रहा है पार्टी से। अच्छा शेख साहब, आपने कहा जी जिसको कानून इजाज़त देता है, या जो जुराइम पेशा शख्स नहीं है, या जिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, जलसा करना चाहिए। मियाँ साहब मुल्ज़म नहीं है, मैं कहता हूँ जी, मियाँ साहब मुल्ज़म नहीं है, मुजरम है जी। अभी उनकी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, उनको सज़ा हुई है, सज़ा मुअत्तल भी नहीं हुई उनकी, अभी चलना सारा। तो अगर एक मुजरम को जलसे की इजाज़त है, जब तक जी देखे ना, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, आपकी दी हुई बात को ही आगे लेकर जा रहा हूँ। मियाँ साहब मुल्ज़म नहीं है, मुजरम है। अगर एक मुजरम को ये सारा कुछ करने की इजाज़त है तो बाकी मुजरमों को क्यों नहीं? जी नहीं, मुजरिम कोई किसी मुजरिम को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो मियाँ साहब आपकी बात मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। मियाँ साहब को क्यों? मियाँ साहब को कोई इजाज़त नहीं है। इलेक्शन कौन सा उन्होंने कंटेस्ट किया? अगर तो किया ना जी, इजाज़त मिलेगी तभी वो इलेक्शन सर, जलसा तो जलसा लोग वेलकम करने आए जी, लोग आए सारे। मियाँ साहब का वर्ल्ड कप लेके आए थे, जलसा लोग उनको रिसीव। मियाँ साहब 4 साल बाद आए हैं। और सर 4 साल कौन सा हमारे लिए चिल्ला काटने गए थे? हम सबकी ख्वाहिश थी, हम उनको मिलना। शेख साहब, मियाँ साहब कौन सा पाकिस्तान के लिए चिल्ला काटने 4 साल गए थे? इजाज़त तो दे दे। 4 साल चिल्ला काटने तो नहीं गए इस पाकिस्तान के लिए? राणा साहब हमारी ये उनके जो फॉलोअर हैं, उनके वेल विशर हैं, उनके मद्दा है, उनको वो अगर वेलकम कर रहे हैं तो इसमें क्या इतना स्ट्रिक्ट तो ना हो जाए ना। राणा साहब आप भी कमाल करते हैं। तो बाकियों को भी इजाजत दें, अपने आप को सरेंडर किया, बाकियों को भी इजाजत। यहाँ पे फलस्तीन के लिए जुलूस निकाले तो आप लाठियां चला देते हैं। नहीं, सबको इजाज़त, फ़लस्तीन का कोई जुलूस हो तो कोई लाठी नहीं चलना चाहिए जी, इजाज़त होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ आपसे। फ़लस्तीन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, पर फ़लस्तीनियों के साथ, और सारी दुनिया में उनके लिए एहतजाजी जुलूस हो रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जुलूस होने चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, जाना चाहिए ना वैसे फ़लस्तीन। वो हमारे आप राना अजीम साहब, आप और मैं हम मिल के चलते हैं ना। अगर आपको आप समझते हैं वहाँ जा सकते हैं। अल्लाह की कसम मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आप हुक्म करें, मैं तैयार हूँ, मैं और यासर तैयार है। हाँ ठीक है, बिल्कुल मिल के चलते हैं। मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं। अगर इजाज़त मिल जाए किसी तरीके से जा सके, आप पता करें
खर्चा मैं करूंगा आपका? नहीं, खर्चा भी हम अपना करेंगे, अल्लाह माफ करे, हम आपसे खर्चा नहीं करवाएंगे, खर्चा भी अपना करेंगे, खर्चा भी अपना करेंगे, आपका खर्चा भी हम करेंगे। नहीं सर, वो आपका खर्चा पहले हो चुका है ना जलसे के लिए, तो अब मजीद नहीं करवाएंगे। चलो कोई बात, जलसे के लिए भी बिल्कुल हमने खर्चा किया है और हमें खुशी लिए खर्चा किया है, किसी ने हमें कोई उसके लिए नहीं कहा मजबूर, मैंने अपनी खुशी लिए, हम लोगों ने अपनी खुशी लिए। आप अकेले एक ऐसे आदमी हैं, ग्रेट आदमी हैं, एमएलए एमपी, आप एक अजीम आदमी हैं, आप ग्रेट आदमी हैं, हम आपसे हंसते रहते हैं। आप तो इतने मासूम है कि आपको कोई आके ये नहीं कह सकता कि सर गाड़ियां प्रोवाइड कर दें। नहीं, राना अजीम है, राना आपका तो नाम ही अजीम है। मैं खुश होता हूँ आपसे बात करके। और ये छोटा मोटा खर्चा, इसमें क्या है यार, दोस्तों पे खर्चा होता रहता है, इसमें क्या अर्ज है? अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया होता है तो उसको जायज़ तरीके से, अगर उन मजलूमीन के लिए हम कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कोई जाके छोटा मोटी आवाज़ उठा सकते हैं, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा बंदोबस्त करें ना। आपको तो काफ़ी कंटेक्ट्स हैं, एज अ जर्नलिस्ट आप जा भी सकते होंगे, तो वहाँ जाना चाहिए मैं समझता हूँ, और लोगों को एहतजाज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जरूर जाएंगे जी, इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। जी राना अजीम साहब, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और यासिर साहब को भी साथ लेके चलेंगे। सर मैं हाजिर सर, मैं क्या, मेरे वालिदैन भी हाजिर सर, वो तो इसमें इससे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को तैयार है सर। तो मालिक सबको सलामत रखे, और ये जो जुल्म जबर और कुफ्र का इस वक्त निज़ाम चल रहा है, इसके खात्मे के लिए कोई ना कोई हीला और वसीला पैदा करे, और अगर वो हीला और वसीला हम हैं तो हमें इतनी जुर्रत और हिम्मत की तौफीक अता फरमाए कि हम आगे बढ़ के इकदाम उठा सकें। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सियासी मंजरनामे पे मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारियों के हवाले से आपने जान ही लिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? आने वाले दिनों में क्या कोई नए ग्रुप्स भी सामने आएंगे? ये तमाम जमातें तो हमारे सामने आ चुकी हैं कि जितनी जमातें बननी थी बन गई। वो एक जमात के बारे में जो बात चल रही थी वो अभी दिल्ली दूरस्त दिखाई देती है, लेकिन क्या ग्रुप्स कोई नए बन सकते हैं? IPP बन गई, PTI पार्लियामेंटेरियन बन गई, जो इत्तेहाद बनने थे उनके झुकाव देख लिए। राना साहब, आने वाले दिनों में सुनने में ये है कि किसी न किसी जमात का कोई बागी ग्रुप सामने आ सकता है। अब PTI के बागी ग्रुप तो हमने देख लिए जो जमातों के अंदर तब्दील हो गए, क्या ये PTI में से ही मजीद आएंगे या फिर PP, PMLN, JUIFA में से कोई आने वाला? देखिए जब यासिर साहब, अब आपकी जमात के अंदर से कोई ग्रुप आएगा, सॉरी मुस्लिम लीग नून के अंदर से कोई ग्रुप आएगा, और मुस्लिम लीग नून के अंदर से मेरी जमात का आपने पहले, मैं आपकी गलती से मुँह से निकल गया, मैंने कहा थोड़ा सा जोक करते रहा करें ना यार यासर, आप मुस्लिम लीग नून के अंदर से यासर आ रहा है ग्रुप, और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, ये ग्रुप आ रहा है। शाहिदा खान अब्बासी के साथ जो हुआ है और जो उसके साथ किया गया, आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे हंसी आई बड़ी अपने एक बड़े सीनियर शख्स की इस बात सुनकर, जब उन्होंने कहा जनाब वो कोई केस खुले है, और भाई जब केस खुले तो उसके बाद वो लंदन गए थे मियाँ साहब से मिलने, तो उस वक्त उनका लिस्ट में नाम नहीं था, और जब वो मियाँ साहब से वापस मिल के आए, जब उन्होंने जलसे जाने नहीं गए और उन्होंने बहुत सी ऐसे बातें कर दी, उन्होंने वाज़े तो क्लियर चीज़ें कर दी, तो उसके बाद अचानक उन पर एक ऐसा सख्त सा एक्शन शुरू हो गया है कि अब उन्हें मजबूर किया जा रहा है। अब मैं आपको अंदर की खबर ये दे रहा हूँ कि नून लीग के अंदर एक बड़े ग्रुप ने इस बात को इतना बुरा मनाया है, उन्होंने कहा जनाब ये अपने साथियों को माफ़ नहीं कर रहे तो आगे क्या करेंगे? शाहिदा खान बासी का एक ग्रुप तो है ना, शाहिदा खान बासी ने अपनी एक टीम तो बना रखी है, उनके साथ लोगों की इज़हार हमदर्दी है, ना भी उसका ग्रुप होता तो लोग ये सोचने पर मजबूर है पार्टी के अंदर कि अगर शाहिदा खान अब्बासी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर मुझे लगता है बाकियों के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे अभी हम किसी मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे से पूछ लेंगे, उनसे कहेंगे, वो कहेंगे नहीं जनाब कानून, और कौन सा कानून बात कर रहे हैं आप, किस कानून की बात कर रहे हैं? क्या कानून में प्रोटेक्शन बेल होती थी? क्या कानून में अदालतें जो है वो अदालतों के अहलकार वहाँ पे आके आपके साइन अंगूठा करवाने के लिए आते थे? क्या ये सारा कुछ होता था? आम आदमी के लिए कानून है, जिसको आप दबाना चाहे उसके लिए कानून है, जिसको आप ना दबाना चाहे उसके लिए कोई कानून नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से ग्रुप बन रहा है जी, आपको ये नज़र आ जाएगा। बस लोग इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल का, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वाकई इलेक्शन हो जाएं,
वाकई इलेक्शन की तारीख आ जाए तो फिर ज़रा आप देखिएगा दमादम मस्त के अंदर कहाँ पे होता, किस सियासी जमात के अंदर होता। भाई तहरीक इंसाफ के अंदर तो जितने ग्रुप बनाने थे बना लिए, उनके जितने ग्रुप लोग तोड़ने थे इससे भी डबल लोग तोड़ लें आप उनसे। उन्हें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनका वोटर जो है आज भी अपनी जगह पे स्टैंड ले रहा है। फ़र्क पड़ रहा है उन लोगों को जिन लोगों का वोटर है ही नहीं, जिनका वोटर उनसे नाराज़ हो गया है महंगाई की वजह से, उनकी तरफ से बनाई गई पॉलिसियों की वजह से। तो अब वो सियासी जमातें इंतहाई मुश्किल में आने वाली हैं यासिर साहब, और ये कोई लंबा चौड़ा कोई अरसा नहीं होगा। ये नवंबर का महीना आ गया और नवंबर के महीने में आपको नज़र आएगा कि कितनी कितनी बड़ी बड़ी आपके सामने चीज़ें आएंगी और कितने बड़े अपसेट होंगे और कितने लोग जो हैं वो इनको छोड़कर अल्लाह हाफिज़ कहकर चले जाएंगे। चाहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, चाहे वो किसी नई सियासी जमात की तरफ जाए, चाहे वो किसी पुरानी सियासी जमात से जाके अपना राब्ता करें। अच्छा, लेकिन ये आप कन्फर्म है कि इनके अंदर एक ग्रुप बन रहा है। लेकिन उस ग्रुप के पार्टी में रहने से पार्टी को कितना फ़ायदा, उस ग्रुप के पार्टी से निकल जाने से पार्टी को कितना नुकसान है? बात यह है कि फ़ायदा नुकसान अगर हम देखने में आए ना, क्या आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं? नहीं, मियाँ साहब बिल्कुल फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। मियाँ साहब को तो आजकल बस एक ही चीज़ है कि मैं आ गया हूँ और सब कुछ मेरे लिए हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं। इलेक्शन होने हैं, आवाम ने मुंतखब करना है, सिलेक्शन नहीं होनी, इलेक्शन होने हैं। और इलेक्शन में आवाम अगर मियाँ साहब को मुंतखब करेगी तो सब उसको मानेंगे, आवाम अगर किसी और को मुंतखब करेगी उसको मानेंगे। अगर आप ये समझ लें कि मैं आ गया हूँ और बस मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो इसके बाद कोई और बाहर चला जाएगा, वो आके कहेगा मैं वज़ीर आज़म हूँ, उसके बाद कोई और चल, फिर क्यों इलेक्शन कराने हैं, क्यों इतना खर्चा कराना है, कर दे फिर उसे। मियाँ साहब तो वो उस अंदाज में आए हुए हैं, वो राहत इंदौरी साहब को अल्लाह गरी के रहमत करे, उनका वो शेर था कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतज़ाम क्या क्या है। तो मियाँ साहब ने भी आके वैसा ही नारा लगाया कि मैं आ गया हूँ, अब इंतज़ाम बताया जाए। तो वो इंतज़ाम अब खुल के बताया जा रहा है जिसकी तवील फहरिस्त है, अब वो उनके सामने रखी हुई है, तो उन्हें नफ़ा और नुकसान की तो गरज ही नहीं। आप अंदाज़ा लगाए ना, जिस मुल्क के अंदर ये जो फुटेज हम देख रहे हैं, एक हाथ शहबाज शरीफ साहब का, एक अपनी बेटी का पकड़ा हुआ उन्होंने और लहरा रहे हैं, और कौम पूरी को कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ है जिसने 1.5 साल तुम्हें जलील किया, और बिल भी उसके दौर के लिखा रहे हैं, और ये बेटी है मेरी जो आपको जिसे मैं अपनी जगह छोड़ के गया था, तो ये भी शहबाज शरीफ साहब के साथ मशावरत में शामिल थी। तो ये शहबाज शरीफ साहब उनके कान में भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब हाथों ही रखना, पता नहीं की गल कह रहे हैं। तो मियाँ साहब ने उन्हीं के दौर का बिल दिखा दिया। तो ये कौम हमारी जो है वो इसी चीज़ पे राज़ी है, तो फिर क्या करना है? अगर हम अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, अगर हम अपनी बर्बादी खुद करवाना चाहते हैं, और यार मुझे एक सवाल का ना जवाब अभी किसी से ढूंढ के ज़रूर दीजिएगा। क्या? मुझे ये दीजिएगा कि यार हर चीज़ अब सस्ती हो रही है, इनके दौर में सस्ती क्यों नहीं होती थी? इनके पास तो सारे अरस्तु थे ना, इनके पास तो सारे माहिरीन थे, उनको क्यों नहीं, उनके दौर में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? इस दौर में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उस दौर में ये सारा कुछ क्यों नहीं किया गया? नहीं, इनके दौर में वो पार्टी टिकट सस्ता नहीं हुआ था। पार्टी टिकट नहीं सस्ता हुआ था, नहीं, सैनमा का टिकट सस्ता हुआ था। वो सैनमा जिसमें इसने अवाम को इन्होंने मारने का फैसला किया था, अवाम जलील किस तरह होती है उसकी फ़िल्म दिखाई थी, और उस टिकट, सस्ती टिकट पे इन सब ने इंजॉय किया था। टिकट सस्ता हुआ था इक़्तिदार के ईवानों का, जिस पे सिर्फ टिकट सस्ता हुआ था, लेकिन टिकट उनके लिए था जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठ के मज़े लेने थे, जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठ के गरीबों का मजाक उड़ाना था, जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठकर झूठे वादे करने थे, जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठकर मुकदमा ख़त्म करने थे, जिन्होंने ईवानों में बैठकर डॉलर को महंगा करना था, स्मगल कराना था, अपना फ़ायदा लेना था, जिन्होंने ईवान इक़्तिदार के अंदर बैठकर पाकिस्तान की माशत को तबाह करना था, वो टिकट सस्ते हुए थे। और उस सस्ते टिकट्स में सिर्फ उन लोगों को आगे जाने दिया गया जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ वो गुनौना जुर्म किया जिसको कभी हम भूल नहीं सकते। वो तो ये मानते हैं कि कप्तान अच्छा हो तो टीम अच्छी हो सकती है। अब कप्तान वापस आ गए उनके, तो उनकी टीम अच्छी हो जाएगी। ये कप्तान, अच्छा एक अच्छी बात है, ये कप्तान को याद रखते हैं यासर, ये बड़ी अच्छी बात है, ये कप्तान को याद रखते हैं।
कि कप्तान अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। 4 साल कप्तान को याद रखा है। हाँ, मैंने कह रहा हूँ कि अब इनको ये ज़हन में रखना चाहिए, कप्तान ही अच्छा होगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि इनके पास कप्तान है नहीं। कप्तान जहाँ पे है उसका वोटर भी कायम है। जो इनका कप्तान है, जो कप्तान आ गया है, मान लें आ गया, इनके आने से फ़र्क क्या पड़ा? क्या पाकिस्तान के अंदर मियाँ साहब के आने से गैर मुल्की सरमायाकारी आ गई है? क्या मियाँ साहब के आने से फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ गई है कि जिससे आप ये कह सकें कि जनाब बल्ले बल्ले हो गया? हाँ, ये ज़रूर आया मियाँ साहब के आने से हम अफ़गानिस्तान से मैच हार जाते हैं, हम जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जलसों में फ़लस्तीन का परचम लेकर उस वक्त लहराते हैं जब कहा जाता है कि फ़लस्तीन के सफ़ीर का फ़ोन आया था तो यार ज़रा झंडा से लहरा दो। आवाज़ सुनिए ना आपने वो जी। फिर हम ये फ़र्क ज़रूर आया, ये फ़र्क ज़रूर आया कि हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि मेरी हुकूमत ख़त्म क्यों की थी। ये फ़र्क आया, ये फ़र्क आया कि मुझे सब कुछ मिल भी जाए और मुझे सब कुछ मैं क्लियर भी हो जाऊँ और मैं मैदान में निकलूँ, लेकिन गलियाँ हो या सूनियाँ भी कल्ला ही यार फिरे, कोई हो भी कोई ना मैदान में, मुकाबले में भी कोई ना हो, और मैं अकेले इलेक्शन लड़ूँ, मेरे अकेले के कागजात जमा हो और बाकी सबके कागजात भी रिजेक्ट हो जाए और फिर मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। ये फ़र्क है। ये फ़र्क कब तक कायम रहता है, ये फ़र्क क्या मिटता है, ये देखना है और इसके ऊपर बात अगले हफ्ते आपसे होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।